बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा आइडियल गैस कांस्टेंट आर, जिसके अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो चीज़ें कुछ यूँ थी कि बच्चों हमने उसके अंदर अपने पिछले टॉपिक के अंदर जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट आर की बात की, उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट की और उसमें हमने ये समझा कि जब हम यूनिट्स को चेंज करते हैं, जब हम यूनिट्स को की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो हमारा आंसर भी ऑटोमेटिकली और ऑब्वियसली चेंज हो जाता है। इसके हमने दो केसेस किए, उसके बाद हमने डेंसिटी को फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने जो है वो डेंसिटी की एक एग्जांपल की और मैंने दो एग्जांपल्स आपके लिए छोड़ी थी, उसी का एक ए और बी पार्ट, जिसमें हमने एक में टेम्परेचर और एक में थोड़ी सी प्रेशर की चेंजिंग करनी थी और उसको ईजिली हमने जो था वो सॉल्व कर लेना था। आई होप कि आपने उसको ज़रूर किया होगा। अगर तो आपका आंसर ठीक आ गया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात, इसका मतलब आपने चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। लेकिन जिन बच्चों का आंसर ठीक नहीं आया, लेट मी नो और हमें इन्फॉर्म करें और बताएं व्हाट्सएप करके अपनी जो है वो जहाँ से गलती है या आपका जो भी आपने सॉल्व किया है वो भेजें, ताकि हम उसको जो है वो क्लियर कर सकें और आपको मैं बता सकूं कि आपने कहाँ पे गलती की है। एनी हाउ, उस टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है जी, वो बच्चों है एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा जी, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है अब हमें? तो एवोगैड्रोस लॉ कहता है, टॉपिक क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। आपने पढ़ा हुआ है ना एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ टू पावर 23। ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, इक्वल volume of all the ideal gases at same temperature and pressure contain equal number of मॉलिक्यूल्स। जी बच्चों, क्या समझ में आया? उसने कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा आज इसको हम डिस्कशन में लेके आएंगे और थोड़ी सी जो है वो हम इसके अंदर जो है वो बात करेंगे ताकि बच्चों को समझा सकें, एडवांस बात करेंगे और बच्चों को समझा सकें कि क्या कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम। अगर आपके पास किसी भी गैस का वॉल्यूम है, 2 गैसेस हैं, 4 गैसेस हैं, 6 गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम जो है अगर वो इक्वल है, और दूसरी शर्त क्या है, वो गैसेस आइडियल हों, गैसेस आइडियल हों और उनका अगर वॉल्यूम इक्वल है, और तीसरी शर्त क्या है कि उनका टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम हो। मतलब कि आपके पास अगर हीलियम गैस है तो उधर से आपके पास जब वो हाइड्रोजन गैस है तो दोनों आइडियल भी होनी चाहिए, दोनों का टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, दोनों का प्रेशर भी सेम होना चाहिए, अगर ये सारी और वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है तो आपके पास जो गैसेस हैं, चाहे उसका मोलर मास जितना मर्जी ज़्यादा हो, चाहे उनमें जितना मर्जी फ़र्क हो, चाहे उनका एटॉमिक नंबर में जितनी मर्जी फ़र्क हो, उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा बराबर होंगे। तो कौन सी चीज़ सेम होनी चाहिए? एक बेटा आपके पास वॉल्यूम, दूसरा आपके पास आइडियलिटी होनी चाहिए, तीसरा आपके पास टेम्परेचर और चौथा आपके पास प्रेशर। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर ये 4 चीज़ें किसी भी गैस के अंदर, किसी भी 2 गैसेस के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर ये 4 चीज़ें सेम हैं तो बच्चों उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे, चाहे उन गैसेस में किसी भी लिहाज से, मैस के लिहाज से, मोलर मैस के लिहाज से, इवन उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से, एटॉमिक मैस के लिहाज से जितना मर्जी फ़र्क है, इट विल डजंट मैटर। तो हमने यही आज पढ़ना है और इसकी छोटी छोटी जो है वो 1-2 जो है वो एग्जाम्पल्स के तौर पे बातें करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास कहता है, जिस तरह से हमने पीछे डेफिनेशंस पढ़ी, तो कहता है आपके पास जब भी कि कोई भी आपके पास आइडियल गैस का 1 मोल होगा और उसका टेम्परेचर क्या होगा 273, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैंने बच्चों को बताया बच्चों कि टेम्परेचर आपके पास स्टैंडर्ड क्या होता है 273, मैं यहाँ पे भी लिखूंगा ताकि बच्चे क्लियर रहें, 273। फिर हमने पढ़ा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पढ़ा, तो प्रेशर मैंने बताया बच्चों वो क्या होता है, वो होता है 1 atm।
तो इसमें यही बता रहा है, अगर आपके पास किसी भी गैस का 1 मोल है जिसका टेम्परेचर 273 है, जिसका जो आपके पास वॉल्यूम है, प्रेशर जो है सॉरी वो 1 atm है, तो बच्चों याद रखें उसका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, 22.414, जो कि आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर लास्ट टॉपिक्स में से एक है वो आपने पढ़ा था, ये वही बात उसके अंदर कर रहा है। नीचे आप चले जाएं तो एक और बात करते हैं, हम 3 चीज़ों को मिलाते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अगर आपके पास कोई भी गैस है जिसका टेम्परेचर कितना है, मैं लिख रहा हूं, टेम्परेचर है जी 273, जिसका प्रेशर कितना है वो है जी 1 atm, एंड जिसका वॉल्यूम कितना है वो है बच्चों 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो बच्चों याद रखें उस गैस के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, दे मस्ट बी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, जो कि क्या होता है आपके पास एवोगैड्रोस नंबर होता है। तो ये बात आपको समझानी थी, ठीक है। किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड है 273, प्रेशर स्टैंडर्ड है 1 atm, उसका वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम है 22.414, तो बेटा उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो आपकी बुक में 3rd पैराग्राफ जो शुरू हो रहा है उसमें बात करता है कि दूसरे अल्फाज में अगर आप बात करें तो आप ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 डेसीमीटर की कोई भी गैस है, कौन सी 4 गैसेस 5 गैसेस उसने ली हुई हैं, उसने ली हुई है जी हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। हीलियम आप वैसे कोई भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ये आपके पास बच्चों 5 गैसेस हैं, ठीक है, और इनको आपने सेपरेट वेजल्स में रखा है। सेपरेट वेजल्स में रखने से मुराद है अलग अलग सिलेंडर में या अलग अलग कंटेनर में आपने इसको रखा हुआ है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर ये कंडीशन परफॉर्म कर रहे हैं कि इनके वॉल्यूम्स इक्वल हैं, इनके टेम्परेचर इक्वल है, प्रेशर इक्वल है, तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमेशा क्या होंगे, वो इक्वल ही होंगे। अगर आप इसकी बुक में वैल्यू देखें तो इसकी बुक में वैल्यू क्या देता है 2.68 मल्टीप्लाई 10⁻22। अब स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू क्यों नहीं आई भाई, ये क्यों आई, तो ये वैल्यू उसने किस तरह से निकाली है, उसने एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, मोलर वॉल्यूम के साथ। तो आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसके पेज नंबर 53 के लास्ट पैराग्राफ में कहता है कि अगर आप जो है टेम्परेचर या प्रेशर को इक्वली चेंज करें, इससे क्या मुराद है, ऐसा नहीं करना कि हाइड्रोजन आपके पास 273 पे है तो हीलियम जो है आप 400 पे ले जाएं, अगर हीलियम 400 पे है तो आप इसको 450 पे ले जाएं, नहीं, इक्वली चेंज। कि अगर आपके पास ये 5 गैसेस हैं और आपने इनको 5 डिफरेंट सिलेंडर्स में रखा हुआ है, तो आप इन सब सिलेंडर्स का टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इक्वली चेंज करेंगे। और बच्चों अगर आप ऐसा करते हैं तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज आएगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो चेंज आएगा वो भी सबका बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशंस की बात कर रहे हैं, अगर इनकी सबकी कंडीशन सेम चेंज करेंगे तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी जो चेंज आएगा वो हमेशा आपके पास सेम होगा। उसके बाद जो बात हम कर रहे थे ऊपर वाली एवोगैड्रोस नंबर की, एवोगैड्रोस लॉ की, कि हमारे पास जो है वो समटाइम मैस में फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा मोलर मैस में फ़र्क होता है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। तो उसी की एग्जांपल देता है पेज नंबर 54 के ऊपर, फर्स्ट लाइन से ही बच्चों दे रहा है। तो कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास है जी कौन सी गैस, H2 गैस, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2। अगर स्टूडेंट्स आप इस गैस का वजन देखें तो वो होता है 0.0899, 0.0899 ग्राम्स आप कर लें तो ये इसका क्या है जी, ये इसका वेट है। किसके ऊपर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर। अगर आप 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन का वेट देखें तो वो आपके पास होता है 1.4384, तो ये किसका वजन है, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। लेकिन बच्चों अगर आप इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेक करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेक करें तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा आपको सेम नजर आएंगे। जबकि आप ये देख सकते हैं अगर आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखें तो वो कितना है जी 1, और ऑक्सीजन का देखें तो कितना है जी 16। तो मतलब कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है, 16 टाइम्स हैवियर है। अगर आप मास में देखें तो बच्चों देखो ये 1 भी नहीं है, 0.1 भी नहीं है, क्योंकि 0.08 है,
ओके। तो ये आप देखें तो ये 1.4 है। तो इसमें मैथ्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैथ्स के लिहाज से भी इन दोनों के अंदर एक वाइड डिफरेंस, एक वाइड फर्क मौजूद है। लेकिन हम इस बात पे पहुंचते हैं, इस नतीजा पे पहुंचते हैं कि बच्चों हमारे पास मैसेस और हमारे पास जो होते हैं वो साइजेस, इट डजेंट मैटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा सेम रहेंगे। कब सेम रहेंगे? जब टेम्परेचर, प्रेशर, आइडियलिटी और वॉल्यूम की वैल्यूज़ जो है वो सेम आपके पास रहेंगी। इसी तरह से देखते हैं तो कहता है कि यही बात बता रहा है कि वॉल्यूम साइजेस अफेक्ट नहीं करते, जो मैं आपको ऑलमोस्ट 4-5 दफ़ा पहले बता चुका हूँ, क्योंकि गैसेस जो होते हैं उनका मोशन जो होता है एक दूसरे से फार अपार्ट होता है और इस तरह से सिलेंडर के अंदर वो मूव कर रहे होते हैं, आपस में उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती हैं। तो एक मॉलिक्यूल अपने डायमीटर से ऑलमोस्ट 300 टाइम्स अवे रहता है दूसरे मॉलिक्यूल जो है उससे अपना डिस्टेंस रखता है। तो यहाँ तक ये बात थी। आगे जो हमारा टॉपिक आता है बच्चों, वो हमारे पास क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसकी बच्चों बड़ी इजी सी डेफिनेशन आपको बुक के ऊपर सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं, आपको बुक पे से नज़र आ रही है, ब्लू कलर की पहले ही पैराग्राफ में लिखी हुई है, जिसमें क्या कहता है कि टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressure। मतलब क्या है कि आपके पास, आपने अगर प्रेशर मालूम करना है किसी भी गैस, एक से ज़्यादा गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव अ सिलेंडर। तो बच्चों इसमें 2-3 तरह की गैस है, मैं उनको डिफरेंट शेप से बनाने लगा हूँ। एक को मैं स्टेरिक कह देता हूँ, एक को मैं स्केयर कह देता हूँ, एक को सर्कल कह देता हूँ। स्टेरिक, स्केयर, सर्कल, स्टेरिक, स्केयर, सर्कल। तो बच्चों क्या हो रहा है कि ये गैसेस जो हैं ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकरा रही हैं और अपना प्रेशर जो कि बेशक बहुत कम है लेकिन वो एग्जर्ट कर रही हैं। अब ये है कि ये भी गैस अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगी, ये भी करेगी और ये भी करेगी। इसी तरह से जिस तरह से कोई 3 बच्चे जो हैं लेट से इस डाइस को पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और इसको ड्रैग करके दूर लेके जा रहे हैं। अब 3 बच्चे हैं, उसमें से कोई जो है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, कोई कम प्रेशर लगाएगा। तो इसी तरह से ये 3 गैसेस जो हैं ये डिफरेंट प्रेशर इनके पास होगा। अब अगर तो टोटल प्रेशर है वो तो आप मेजर कर लेंगे, लेकिन पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि भाई पार्शियल मतलब कि अलग अलग, अगर 3 बच्चे जोर लगा रहे हैं, मैं देखूं कि नंबर 1 वाला स्टूडेंट कितना जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, नंबर 2 वाला स्टूडेंट कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है और नंबर 3 वाला स्टूडेंट कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो पार्शियल प्रेशर से यही मुराद होता है, यहाँ पे हम ये देखना चाहेंगे कि ये गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, ये गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है और ये गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है। और अगर हमें इन तीनों का प्रेशर अलग-अलग पता चल जाए तो इससे हमें 2 फायदे होंगे। एक तो हमें पार्शियल प्रेशर समझ में आ जाएगा और अगर हम तीनों को सम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो टोटल प्रेशर भी हमें समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए बच्चों उसने कहा कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर, मतलब कि टोटल प्रेशर जो कि एक्सर्ट कर रही है मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस। नॉन रिएक्टिंग इसलिए इसने कहा कि गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी, क्योंकि बच्चों अगर ये आपस में रिएक्शन कर लेंगी फिर तो ये वॉल के साथ टकराएंगी नहीं, ये तो एक जो है वो क्लस्टर बन जाएगा गैसेस का अपना ही। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो एक्सर्ट कर रही हैं प्रेशर, वो किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। अगर आप इंडिविजुअली सारे पार्शियल प्रेशर्स को, 2 गैसेस हैं, 3 हैं या 4 हैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं तो आपके पास इसका जो है वो टोटल प्रेशर आ जाएगा। इसी चीज को समझाने के लिए बच्चों उसने 3 गैसेस ली, उसने बेटा एक को कह दिया, इसको कह दिया जी गैस 1, इसको बच्चों उसने कह दिया गैस 2 और इसको उसने कह दिया गैस 3। मतलब कि उसने, आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो लाइन नंबर 3 के अंदर उसने लिखा हुआ कि फर्ज करें हमारे पास 3 गैसेस हैं, गैस 1, गैस 2 एंड गैस 3। तो बच्चों गैस 1 वाले को हम क्या बोल लेंगे? ये गैस 1 मतलब कि प्रेशर ऑफ गैस 1, तो हम इसको P1 बोल लेंगे, ठीक है। इसको हम P3 बोल लेंगे और इसको हम P2 बोल लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी? हम लिखेंगे इधर P is equals to P1 plus P2 plus P3।
3। तो बच्चों यहाँ पे PT क्या है, इसको थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। PT, T मीन्स टोटल, टोटल प्रेशर। ओके, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? प्रेशर ऑफ गैस 1, प्रेशर ऑफ गैस 2 एंड प्रेशर ऑफ गैस 3। तो इसमें यही बता रहा है कि आपके पास ये गैसेस जो हैं वो कंटेनर के अंदर जो है वो इसी तरह से रैंडमली और इरेगुलर बिहेवियर शो कर रही हैं और मूव कर रही हैं और स्ट्राइक कर रही हैं किसके साथ? वॉल्स ऑफ कंटेनर्स के साथ। अब इसमें आपको एक और बात बताता है, कहता है फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 कंटेनर हैं। मैं छोटे छोटे कंटेनर बनाने लगा हूँ। ये बच्चों के पास जी एक कंटेनर, ये जी बच्चों के पास दूसरा कंटेनर, ये हो गया जी आपके पास तीसरा कंटेनर, और ये बेटा आपके पास हो गया चौथा कंटेनर। ओके, इन सारे कंटेनर्स के जो साइजेस हैं वो सेम है और वो कितना है? 10 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लिखेंगे इधर बच्चों 10 डेसीमीटर क्यूब, 10 डेसीमीटर क्यूब, अगेन 10 डेसीमीटर क्यूब एंड 10 डेसीमीटर क्यूब। इनके अंदर बच्चों जो गैसेस हैं वो गैसेस कौन सी हैं? इसमें गैस है H2 गैस, इसमें गैस है CH4 गैस, और इसमें गैस है ऑक्सीजन गैस। क्लियर हो गया? इनके बच्चों जो प्रेशर बताता है वो प्रेशर क्या है जी? वो आपके पास इसका प्रेशर है 400 टॉर, इसका प्रेशर है 500 टॉर, और इसका प्रेशर है 100 टॉर। जी बच्चों, तो इसमें क्या कहता है? कहता है कि आपके पास जो है वो 4 सिलेंडर लें सेम वॉल्यूम के। आप देख सकते हैं मैंने सेम वॉल्यूम के 4 सिलेंडर लिए, 10 डेसीमीटर क्यूब सबका जो है वो क्या है? वॉल्यूम है। इनमें से 3 सिलेंडर्स में गैसेस डाल दें अलग अलग सेपरेट। देखिए हाइड्रोजन गैस अलग है, उसका अपना प्रेशर है 400 टॉर। मीथेन गैस अलग है, उसका अपना एक प्रेशर है 500 टॉर। ऑक्सीजन गैस अलग है और उसका अपना एक प्रेशर है, वो है क्या? आपके पास 100 टॉर। अब इनमें जो चीज़ें हैं इनको सेपरेटली जब हमने इनक्लोज किया तो बच्चों इनके अंदर जो कंडीशंस हैं, जिस तरह से टेम्परेचर हो गया, जिस तरह से आपके पास वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम आपको पता है सबका सेम है, तो टेम्परेचर भी हम इन सब का क्या रखेंगे? हम इन सब का टेम्परेचर भी सेम रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या बताता है? कहता है ये तमाम गैसेस जो हैं अलग-अलग हैं, तो आप क्या करें? इन सब की सब गैसेस को ट्रांसफ़र कर दें एक 4th सिलेंडर में। तो बच्चों ये इसकी नॉब है, ये इसकी नॉब है, ये इसकी नॉब है, और ये इसकी नॉब है। तो हम पाइप यूज़ करेंगे, तो पाइप से इसके अंदर पहले इसको डालेंगे, फिर इसके अंदर इसको डालेंगे, फिर इसके अंदर इसको डालेंगे। तो अब क्या हो गया है? अब ये हो गया है कि तीनों गैसेस जो कि पहले सेपरेट वेजल्स में थी अब इकट्ठी होके एक वेजल में आ गई, जिसमें आपके पास हाइड्रोजन भी है, जिसमें आपके पास CH4 मीथेन भी है, और जिसमें आपके पास ऑक्सीजन गैस भी है। तो बच्चों याद रखें ये तीनों गैसेस नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, मतलब कि ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी और ये क्या करती रहेंगी? ये गैसेस जो हैं इस तरह से इनके जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो मुसलसल स्ट्राइक करते रहेंगे वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ। अब हाइड्रोजन प्रेशर लगाती है 400, वो उतना ही लगाएगी, मीथेन 500, ऑक्सीजन 100। तो ये जितना जितना प्रेशर जो है वो अप्लाई करती हैं, एक्सर्ट करती हैं वॉल्स के ऊपर, ये बेटा उतना उतना प्रेशर जो है एक्सर्ट करेंगी। आगे देखिएगा तो आगे क्या बताता है? कहता है कि हमें वैल्यूज़ तो पता है, तो हम क्या करेंगे? PT, तो बच्चों P1 1 गैस ये थी हाइड्रोजन, इसका कितना प्रेशर है? 400 टॉर। फिर हम क्या करेंगे जी? मीथेन P2 गैस का कितना है? 500 टॉर। फिर हम देखेंगे जी ऑक्सीजन गैस का कितना प्रेशर है? 100 टॉर। तो इनको सम अप करें, 400 और एक 500, 500 और 500 1000, तो 1000 टॉर्स जो है वो आपके पास आपकी जो गैस है, तीनों गैसेस हैं मिलके जो है वो प्रेशर दे रही हैं। तो हमारे पास इधर समझ में क्या आया? हमें पार्शियल प्रेशर भी मालूम था और पार्शियल की मदद से हमने पार्शियल प्रेशर को सम अप करके, किस तरह से? पार्शियल प्रेशर को सम अप करके हम किस नतीजे पे पहुंचे? हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमने टोटल प्रेशर को फाइंड आउट कर दिया। अब ये कहता है कि ये जो तीनों गैसेस हैं ये बिहेव करेंगी इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिंग, आपस में रिएक्टिव गैसेस नहीं है। तो ये रैपिडली मूव करेंगी, तेज से मूव करेंगी, दाएं बाएं ऊपर नीचे और हैफजर्डली मूव करेंगी और प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं जनरल गैस इक्वेशन को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इन गैसेस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा?
मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जनरल गैस इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या होती है, वो होती है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। क्लियर हो गया? दोबारा से लिखूंगा पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, और थर्ड टाइम अगेन लिखूंगा पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। बच्चों ये मैंने 3 इसलिए लिखा बिकॉज आई एम गोइंग टू डिराइव द रिलेशन ऑफ दीज 3 गैसेस विच आर हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 2 ही चीज़ें वेरिएबल थी, तो हम क्या करेंगे जी, पहली क्या वेरिएबल थी, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। आप जानते हैं आर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, तो ये क्या है जी, कांस्टेंट। हम जानते हैं टेम्परेचर इन सब का कांस्टेंट था, तो बच्चों इधर भी ये भी चेंज नहीं होगा। और हम ये भी जानते हैं कि हमने इन तीनों का वॉल्यूम जो है वो सेम रखा था, इसलिए वॉल्यूम भी इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट। तो बच्चों अगले स्टेप में क्या होगा, ये V जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, PH2 इज इक्वल्स टू NH2 डॉट RT ओवर V। इसी तरह से इसमें भी ऐसा होगा, इसमें गैस कौन सी है जी, CH4, और यहाँ पे भी आ जाएगा CH4, यहाँ पे गैस ऑक्सीजन, यहाँ पे भी आ जाएगा ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा PCH4 रह जाएगा इज इक्वल टू NCH4 RT ओवर V। इसी तरह से P ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू N ऑक्सीजन RT ओवर V। देखें बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अभी बताया, मैंने आपसे ये कहा कि बेटा आपके पास R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट और V भी कांस्टेंट। अगेन डिस्कस करता हूं, R आइडियल गैस कांस्टेंट R है, T टेम्परेचर है और V क्या है, वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ आपके पास, हम जब भी हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है हम उसको खत्म करते हैं, इज इक्वल लगाते हैं और कांस्टेंट लिखते हैं। और जब हमारे पास कांस्टेंट होता है और साइन भी इज इक्वल का होता है तो हम फिर हम कांस्टेंट को गायब करते हैं और इज इक्वल की जगह क्या आ जाता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ऐसा ही करेंगे, ये कांस्टेंट है R, T और V, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, PH2 NH2। प्रेशर ऑफ मीथेन गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मीथेन गैस, और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ जो है वो ऑक्सीजन। इससे क्या मुराद है और इससे हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे हाइड्रोजन की तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर। जिस तरह मैंने बात की इस डाइस को ड्रैग करने की, तो मैंने आपको साथ ही में यही कहा, मैंने कहा बच्चों आप अब 3 बच्चे हैं तो वो ज़रा स्लो ड्रैग कर रहे हैं, अगर बच्चे 5 हो जाएंगे वो तो बिल्कुल इसको तेजी से ले जाएंगे। इसी तरह से जब नंबर ऑफ मोल्स जो है हाइड्रोजन के ज़्यादा होंगे तो आपके पास प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट देखें, तो इसमें उसने बता दिया RT और V क्या है, ये कौन सा फैक्टर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फैक्टर है जी तीनों के लिए कांस्टेंट फैक्टर। ओके आगे चलते हैं, तो कहता है तमाम गैसेस का जो है अपना अपना पार्शियल प्रेशर है जी, एग्जैक्टली है, देखें आप 500, 100 और 400। तो कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है इनके सेम है, जैसा कि हमने अभी कांस्टेंट में पढ़ा। तो कहता है इनके नंबर ऑफ मोल जो है वो डिफरेंट होंगे और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, पार्शियल प्रेशर के, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही मैंने आपको बताया है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो बेटा हम दोबारा से एक इक्वेशन लिखने वाले हैं और वो क्या थी, मैं इधर PT इज इक्वल टू गैस 1 कौन सी थी, P हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर बच्चों? तो हमारे पास इनकी जो वैल्यूज आई वो हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं। आप देखें हाइड्रोजन की क्या आई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कर देंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों इनका जो कांस्टेंट फैक्टर था तीनों का वो क्या था, RT ओवर V। इसको हम बाहर रहने देंगे, क्यों, और बाहर ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सबके साथ ही मौजूद है। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस 1, प्रेशर ऑफ गैस 2 और प्रेशर ऑफ गैस 3 है और हम इसको क्या बोलते हैं, बराबर बोलते हैं, इज इक्वल बोलते हैं PT के, टोटल प्रेशर के। तो इसी तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो क्या हम इसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोल सकते जी, एग्जैक्टली हम इसको बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, PT इज इक्वल टू इस सारे को बोल देंगे, इस सारी वैल्यू को बोल देंगे हम NT। तो बच्चों क्या आ गया आपके पास NT और डॉट आगे जो वैल्यू थी आपके पास RT
ओवर वी आ गया। अब वी जो था, जो आप वहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इधर ले आए थे, दोबारा इसको वापस ले जाएं तो इक्वेशन क्या आ गई, पी टी वी इज इक्वल टू एन टी और आर टी। तो बच्चों यहाँ पे आपने अपनी पूरी इक्वेशन जो है वो डिराइव कर दी है। और जो आपके पास आपका टॉपिक था आज का, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये काम डाल्टन्स ने किया। और इसने क्या किया, हमें पार्शियल प्रेशर से टोटल प्रेशर फाइंड करने की जो है वो हमें उसने तरकीब बताई, तरीका बताया, और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके आगे आपके पास टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इसको घर में ट्राई करें, अगर आपसे नहीं होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस ज़रूर अराइज़ करें। हमें जो है वो जान के अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अपना जो है प्रॉब्लम उसको ज़रूर शेयर करें, प्रॉब्लम साथ नहीं रखें, वरना ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। हमने हमारी प्रॉब्लम जहाँ पे है हमने उसको वहीं पे क्लियर करना है, और इसी जो है वो यकीन के साथ कि आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।